लाइसेंस प्लीज। जी। साहब, ये लड़की का खून हुआ है। सोनिया, चले सोनिया, चल चल चल, आजा आजा, चल एक मिनट। निकाल निकाल। मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ चल, बात कर। चल पुलिस स्टेशन में देख। सोनिया, क्या हो गया? ये आजा, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ चल पुलिस स्टेशन में करेंगे। एक मिनट यार। सोनिया, ले चलो। मेरी बात सुन लो। अरे एक सेकंड छोड़ो यार। सोनिया, एक मिनट। चल चल आगे। आपके पिताजी की 8 मिस कॉल्स हैं सर। इतने सालों बाद वो कॉल कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज ओके। आप अपने पिता को बहुत मिस करते हैं, उनकी चिंता है आपको, मगर उनसे वो रिश्ता नहीं। उनसे लड़कर आपने काफी नाम और शोहरत कमा लिया, लेकिन चैन नहीं। पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। एक्सक्यूज मी केडी सर, मिसेस भाटिया आपसे मिलना चाहती हैं। मेरी बेटी सोनिया का खून हो गया और उसका इल्जाम मेरे दामाद सूरज पर लगा। मिस्टर केडी, मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक गुजारिश करने आई हूँ, मेरे दामाद सूरज को बचा लीजिए। आश्चर्य की बात है मिस भाटिया, आपकी अपनी सुपुत्री की हत्या हुई और आप उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं जिस पर ये आरोप लगा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता। उस सोनिया से बहुत बहुत प्यार करता था। प्लीज मिस्टर केडी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक ही प्रश्न पूछूंगा आपसे सूरज जी, क्या आपने अपनी पत्नी की हत्या की है? एक बार सोनिया को बुखार आ गया था, मैं उसकी दवाई लेने के लिए दर्जनों मेडिकल दुकान पे भटका था। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। उसके हाथ में एक छोटी सी मोच आई थी। उसने मुझे फोन पे बताया, मैं अगली फ्लाइट लेकर अमेरिका से सीधा उसके पास आ गया था। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। अब आप ही बताइए केटी, क्या मैं अपनी पत्नी का खून कर सकता हूँ? नहीं। योर ऑनर, आज का ये जो केस है इसे हम एक किंडरगार्टन केस भी कह सकते हैं, यानी कि बच्चों वाला केस, जहां पर मिस्टर सूरज कोचर अपनी बीवी सोनिया के साथ अपने घर से गाड़ी में निकले, फिर एक सुनसान सी जगह देखकर उन्होंने चाकू निकाला और उसका गला काट दिया। पहले कि वो उसकी लाश को ठिकाने लगा सकते कि सामने पुलिस की नाकाबंदी नजर आ गई, और वो भी ऐसी जगह जहां अक्सर पुलिस की नाकाबंदी नहीं होती है। लेकिन मिस्टर सूरज की बदकिस्मती कि उस दिन उस समय वहां पुलिस की नाकाबंदी थी, और बस पुलिस ने रंगे हाथों मिस्टर सूरज को पकड़ लिया। एज सिंपल एज दैट। मिस कामत, क्या लगता है आपको ये जो मेरे मुवक्किल हैं सूरज जी, ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं? केडी, मुझे लगता है आपके मुवक्किल बहुत ही शातिर, चालाक और पत्थर दिल इंसान है, क्योंकि इसी प्रकार का इंसान दिन दहाड़े इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। तो आपके अनुमान में जो व्यक्ति इतने चालाक हैं, शातिर हैं, इन्होंने कोई योजना ही नहीं बनाई हत्या करने की, बस यूं ही हत्या कर दी और पुलिस के पास चले गए और कह दिया मुझे पकड़ो? नहीं नहीं केडी, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नहीं केडी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कब कहा कि मिस्टर सूरज ने किसी योजना के तहत अपनी पत्नी की हत्या की है? तो क्या कह रही है बेटा? योर ऑनर, मैं कोर्ट को बताना चाहती हूँ कि मिस्टर सूरज ना सिर्फ शातिर, चालाक और एक पत्थर दिल इंसान है, बल्कि उनमें एक और क्वालिटी है। वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो अक्सर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ होगा। वो अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहे थे, किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि मिस्टर सूरज ने अपना दिमागी संतुलन खो के चाकू निकाला और अपनी बीवी का गला काट दिया। कोई ये जो कह रही हैं, इसका कोई आधार है आपके पास या यूं ही कह रही? नहीं, बिल्कुल है योर ऑनर। इन दोनों के बीच में कोई पहली बार झगड़ा नहीं हुआ। ये दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे किसी विशेष मुद्दे को लेकर, और उस मुद्दे की वजह से मिस्टर सूरज के दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ था, जो उसे ज्वालामुखी की तरह फटा और उन्होंने अपनी बीवी की हत्या कर दी।
और अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं कुछ गवाहों को पेश करने की अनुमति चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मेरे पहले गवाह हैं मिसेस सोनिया कोचर के बॉस मिस्टर राजपाल। तो मिस्टर राजपाल, सोनिया जी आपके ऑफिस में काम किया करती थी? जी हाँ, इतना ही नहीं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। यानी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वो अपनी पर्सनल बातें भी आपसे शेयर कर लेती थी? जी हाँ। अच्छा, आप उनके और उनके पति के बीच के संबंधों के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी हाँ, सूरज और सोनिया के बीच में काफी टेंशन था। सूरज जो बहुत जिद्दी और पॉजिटिव इंसान है, सूरज की अमेरिका में जॉब लग चुकी थी। उसे इंडिया नहीं आना था, उसे अमेरिका में ही रहना था। और सोनिया, जिसे विदेश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो इंडिया में ही रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सूरज बार बार इंडिया आकर उसे अमेरिका ले जाने के लिए दबाव डालता रहता था। ओह, एक और बात बताइए, क्या आपके और सोनिया जी के संबंधों को लेकर के उनके पति के दिल में कोई शक था? जी हाँ, इसे वहम था कि मेरे और सोनिया के बीच में नाजायज संबंध थे। लेकिन सोनिया सिर्फ मेरी एक दोस्त थी। लेकिन ये बात इसके दिमाग में कभी नहीं घुसी। ये कई बार हमें आकर ऑफिस में धमकियां दे चुका था। सुबह से 25 बार फोन लगा चुका हूँ, ना ही तुम मेरा फोन उठा रही हो और ना ही तुम मुझे कॉल बैक कर रही हो। जो हो क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? सूरज, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं काम में व्यस्त हूँ। हाँ, मुझे दिख रहा है तुम किस चीज में व्यस्त थी। मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो सूरज, तुम गलत समझ रहे हो। फिर तो गलत नहीं समझ रहा हूं मैं। देख लूंगा तुम दोनों को। सचमुच। अरे लेकिन तो इससे साबित होता है कि मिस्टर सूरज बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के इंसान है ना? क्यों विटनेस केडी? राजपाल साहब, ये बहुत घनिष्ठ मित्र थे आप सोनिया जी के। तो एक पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए और सोनिया जी को अपने पति सूरज के साथ अमेरिका चले जाना चाहिए था, वहीं रहना चाहिए था। ऐसी सलाह आपने कभी दी नहीं अपने मित्र सोनिया? जी नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि वो अमेरिका जाके कभी खुश नहीं रह सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नहीं चाहते थे कि वो चली जाए अमेरिका अपने पति के साथ और उनका आपके साथ छूट जाए? जी नहीं, मैंने सोनिया को कभी भी सूरज के साथ जाने के लिए नहीं रोका। अच्छा, नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। जज साहब, मेरा नाम दिवाकर चौधरी है। मैं सूरज कोचर का रिश्तेदार हूँ और इनके बंगले की देखभाल करता हूँ। यानी आप उनके बंगलों के केयरटेकर हैं? जी हाँ, लेकिन सूरज ने कभी भी मुझे अपना नौकर नहीं समझा। हमेशा बड़े भाई वाली इज्जत दी है और मैं भी छोटा भाई मानता हूँ इसे। अच्छा दिवाकर साहब, एक बात बताइए, क्या आप इन दोनों के साथ उसी बंगले में रहते हैं? जी, सूरज जब अमेरिका में होते हैं तो मैं बंगले की देखभाल करता हूँ और सोनिया जी अपनी माँ के पास जाकर रहती हैं। लेकिन जब सूरज अमेरिका से इंडिया आते हैं तो सोनिया जी भी यहाँ आकर इनके साथ बंगले में रहने लगती हैं। दिवाकर साहब, क्या आपने इन दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा होते हुए देखा? जज साहब, किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है? मेरे प्रश्न का उत्तर प्रश्न में मत दीजिए, साफ साफ जवाब दीजिए। क्या आपने सोनिया और सूरज के बीच में कभी कोई झगड़ा होते हुए देखा है? जी हाँ। किस प्रकार? किस बात को लेकर झगड़े होते थे? जी, सूरज को सोनिया के बॉस के साथ उसकी दोस्ती पसंद नहीं थी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज जी इतने गुस्से में आए हों कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया और इतना उग्र रूप ले लिया हो? अब मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देख के जवाब दीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ था? जी हाँ। मुझे बताओ, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? तुम मेरे साथ ही चलते? सूरज, मेरे साथ चलना होगा। सूरज, क्या करे? इस तरह झगड़ा करे? क्या बीच में मत पड़िए। बार बार मैं इसे यहाँ लेने के लिए आता हूँ और बार बार ये मुझे टाल देती है। पागल करके रखा है इस लड़की ने मुझे। मैं परेशान हो गया, मैं इसे नहीं खेल सकता। तो हुआ यही था कि उस दिन भी गाड़ी में सूरज और सोनिया के बीच में झगड़ा हुआ होगा एंड एज यूजुअल सूरज जी गुस्से में आकर अपना आपा खो चुके होंगे और गुस्से में आकर के उन्होंने अपनी बीवी की हत्या कर दी थी। ऐसा ही हुआ था ना सूरज जी?
कि उस दिन आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था? नहीं, अच्छा, तो गाड़ी कौन चला रहा था उस दिन? गाड़ी उस दिन मैं चला रहा था। हमेशा आप ही चलाते? जी नहीं, मेरा ड्राइवर शंकरन गाड़ी चलाता है, लेकिन उस दिन वो छुट्टी पे चला गया था। ओह, छुट्टी पर था या फिर आपने उसे भेज दिया? मैं क्यों उसे छुट्टी पे भेजूंगा? वो उस दिन मेरे पास आया और हाँ शंकर, क्या हुआ? साहब वो मेरा घर से फोन आया मेरे को अभी, तो मेरा भाई को बहुत चोट लगा था, एक्सीडेंट हुआ था उसका। अच्छा, तो मेरे को जाना पड़ेगा घर अभी। ठीक है, तुम जाओ। सब चाबी। हाँ ठीक है, थैंक यू, क्या लगा? थैंक यू सर। तो इसका मतलब ये है कि उस दिन गाड़ी में सिर्फ आप और आपकी बीवी अकेले थे। तो किसी बात को लेकर आपस में आप लोगों में कोई झगड़ा हुआ? बोलिए, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ? जी हुआ था। तो किस बात पर? योर ऑनर, पिछली रात को ही मेरी और सोनिया के बीच सुलह हो गई थी। देखो सोनिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें अमेरिका की जिंदगी पसंद नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हारी खातिर, हम दोनों की खातिर, इस रिश्ते की खातिर अमेरिका छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यहाँ सेटल होने के लिए तैयार हूं। और मैं राजपाल जी की नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं 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 सोनिया, मैं ये नहीं चाहता कि अब तुम पे किसी किस्म का दबाव आए। तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं, ये कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं है, ये मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ। थैंक यू सोनिया। हाउ स्वीट इज दैट। कहानी में एक सुखद मोड़, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जब सब कुछ अच्छा हो गया था फिर झगड़ा किस बात पर हुआ? किस बात पर? हाँ, झगड़ा हुआ राजपाल के फोन की वजह से। दरअसल पिछली रात को मेरे और सोनिया के बीच फैसला हो जाने के बाद सोनिया ने राजपाल को बताया कि वो उसके यहाँ नौकरी नहीं करना चाहती। और फिर उस दिन राजपाल का फोन आया गाड़ी में। हेलो सोनिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सोनिया, मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। क्या कह रहे हो मिस्टर राजपाल? देखो, 6 महीने के लिए मुझे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और 6 महीने तक मैं अपनी कंपनी को नहीं संभाल सकता हूँ। प्लीज हेल्प मी। तो सोनिया जी राजपाल जी की बात मान गई? नहीं, उस वक्त तो नहीं मानी, सोचने के थोड़ा वक्त मांग लिया, लेकिन बाद में इसी बात को लेकर मेरे और सोनिया के बीच में झगड़ा हुआ। तुम्हें सिर्फ राजपाल की चिंता है, हमारी चिंता नहीं, हमारी मैरिड लाइफ की चिंता नहीं, मेरी चिंता नहीं। राजपाल जी बीमार हैं, उनको ऐसी हालत में छोड़ भी तो नहीं सकते। सिर्फ 6 महीने की तो बात है, तुम समझते क्यों नहीं हो सूरज? मैं क्या कर दूं? जिस जुबान पे सूरज 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 नाम होना चाहिए था, उस जुबान पे राजपाल 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 नाम है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं बकवास कर रहा हूँ। फिर मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही सामने पुलिस की नाकाबंदी थी। वहां जब जाके मैंने गाड़ी रोकी तो पलट के देखा बाजू में, तो सोनिया मर चुकी थी। और तभी अचानक वहाँ पुलिस की नाकाबंदी आ गई और ये जनाब पकड़े गए। अरे मिस कामत, वो जो हत्या का शस्त्र था, वो चाकू, वो कहाँ चला गया? वो पुलिस को तो मिला ही नहीं कहीं। वैसे गाड़ी का शीशा खोल के चाकू को बाहर फेंकने में कितना समय जाता? नहीं, ज्यादा समय नहीं जाता। हाँ। तो किसी लाश को ठिकाने लगाने में कितना समय जाता है? जब चाकू फेंक दिया तो लाश को भी ठिकाने लगा सकते थे ना। केडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ध्यान से नहीं सुन रहे। कौन? मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं? हाँ, तो आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि आपके मुवक्किल को लाश को ठिकाने लगाने का समय मिला ही नहीं? उन्होंने हत्या की, चाकू को फेंका, इससे पहले वो लाश को ठिकाने लगा पाते कि अचानक उनके सामने पुलिस की नाकाबंदी नजर आ गई, जो अक्सर उस सड़क पर नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा मिस कामत, ऐसा नहीं है। समय था इनके पास। क्यों सूरज? जब राजपाल का फोन आपके पास आया तब आपको वहां से नाकाबंदी तक पहुंचने में कितना समय लगा? यही कुछ 5-6 मिनट में। ओह, सिर्फ 5-6 मिनट? ये तो काफी कम समय है ना लाश को ठिकाने लगाने के। बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हुआ, और बहुत कुछ होने वाला है। नहीं समझी आप, मैं समझाऊंगा। ये हमें समझाने के लिए योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले, जो उस समय उस नाकाबंदी पर थे, जिन्होंने मेरे मुवक्किल की गाड़ी को चेक किया था, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? वागले साहब, ये बताइए कि सूरज जी की गाड़ी को जब आपने नाकाबंदी में चेक किया था, उस समय टाइम क्या हो रहा था? सर, 11:34 हुए थे।
11:34। तो इतनी विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि 11:34 ही हुए थे? घड़ी देखी थी आपने उस समय? जी नहीं। तो जब हमारे हवालदार ने मिस्टर सूरज की गाड़ी रोकी, उसी समय मेरे घर से मेरे मोबाइल पर फोन आया था। बरोबर 100 रुपये दे रही हाँ बरं मी ठेवतो फोन आता. लाइसेंस प्लीज. बाद में रिपोर्ट लिखते वक्त मैंने मोबाइल के टाइम को ही नोट कर लिया था। धन्यवाद वाकले साहब, बैठिए। योर ऑनर, मिसेस सोनिया की सेल फोन की जो सूची है उसके अनुसार राजपाल जी का फोन उन्हें 11:11 पर आया था। अगर हम ये मान लें कि 2-3 मिनट वार्तालाप हुई उनके बीच, उसके बाद सूरज जी और सोनिया जी के बीच ये झगड़ा शुरू हुआ और फिर इन्होंने इनकी हत्या की। फिर भी योर ऑनर 11:34 पर नाकाबंदी तक पहुंचने से पहले काफी समय था सूरज जी के पास। रियली केडी, तुम इन सब बातों से साबित क्या करना चाहते हो? योर ऑनर, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 20 मिनट का वो जो अंतराल था उसमें काफी समय था सूरज जी के पास। ये कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। एक और बात योर ऑनर, अहम बात, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मिसेस सोनिया के गले पर जो चाकू के निशान का कोण था वो योर ऑनर दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ है। इसका अर्थ यह होता है कि हत्यारे ने घात बाईं ओर से किया, जबकि सूरज जी तो दाहिनी ओर पर बैठे थे गाड़ी में। पर यह भी तो हो सकता है कि सूरज ने गाड़ी रोकी हो, गाड़ी से बाहर निकला हो, फिर खिड़की से वार किया। योर ऑनर, अगर ऐसा किया होता तो ये शव को, मिस सोनिया के शव को गाड़ी से बाहर निकालकर फेंक भी सकते थे। और सर्वोच्च योर ऑनर कि वो हत्या शस्त्र चाकू पुलिस को ना गाड़ी के अंदर मिला ना बाहर कहीं मिला, वो गायब ही है योर ऑनर, उसको कोई अता पता नहीं। ये कई बातें हैं योर ऑनर जिनसे कई प्रश्न खड़े होते हैं जिनका उत्तर हमारे पास इस समय नहीं है, ना ही मेरे मुवक्किल सूरज हमें कुछ बता पा रहे हैं। अधिक जांच पड़ताल के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। ठीक है मिस्टर पाठक, यह अदालत आपको 2 दिन का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अरे क्या बताऊं, सब कुछ जो मालूम था सब कुछ बता दिया मैंने आपको। देखिए सूरज जी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो अदालत में मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम मत कीजिए मेरी सहायता। जब आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं है तो आपसे बात करके फायदा क्या? आप जाइए यहां से। आज सूरज के व्यवहार को देखकर मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो छिपा रहा है वो हमसे। तो एक काम कर वरुण, उसके घर जा छानबीन कर। मुझे पूरा विश्वास है कि वहीं से कोई न कोई सूत्र मिलेगा। चौधरी साहब, ये ड्रॉर लॉक्ड है, इसकी चाबी है आपके पास? जी नहीं वरुण जी, ये सूरज का पर्सनल ड्रॉवर है, इसकी चाबी उसी के पास होती है। कोई डुप्लीकेट की? जी नहीं। अच्छा, सूरज मनोचिकित्सक के पास जा रहा है। हाँ, ऐसा संदेह तो था मुझे पहले। क्या नाम बताया? डॉक्टर शानबाग सर। अच्छा, बाय सर। थैंक यू।
डॉक्टर शानबाग, आपकी बातें सुनकर दंग रह गया हूं मैं। मिस्टर पाठक, अगर ये लीगल मैटर न होता तो मैं आपको ये बात कभी बताता भी नहीं। बहुत बहुत आभार मानता हूं आपका। डॉक्टर शानबाग, एक विनती है, ये जो बातें आपने मुझे बताई, क्या आप अदालत में भी बता सकते हैं? क्यों नहीं? ठीक है, मैं कल अदालत में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। एक्सक्यूज मी केडी सर, आपके लिए मैसेज है। मैंने डॉक्टर शानबाग के क्लिनिक पे फोन किया था, वो वहां से निकल चुके, पहुंचते ही होंगे। जज साहब पधारे हैं। मिस्टर पाठक, आप अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। योर ऑनर, मैं आज अदालत में एक बहुत अहम गवाह प्रस्तुत करने वाला था। दुर्भाग्यवश वो इस समय अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए। ठीक है, यह अदालत आपको 10 मिनट का समय देती है। उम्मीद करता हूं कि तब तक आपके गवाह कोर्ट में उपस्थित हो जाएंगे। जज साहब पधारे हैं। मिस्टर पाठक, आप अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, जिस गवाह को मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था, वो काफी समय पहले अपने दफ्तर से निकले थे, किंतु किसी कारणवश अब तक पहुंच नहीं पाए। दुखद समाचार है यार, मेरे गवाह जो अपने दफ्तर से अदालत आने के लिए निकले थे, रास्ते में किसी ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर पाठक, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, पर आपका ये गवाह था कौन? बताऊंगा यार, लेकिन उससे पहले मैं अपने मुवक्किल से चंद प्रश्न करना चाहूंगा। अनुमति है। धन्यवाद योर ऑनर। जी केडी साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? योर ऑनर, ये जो व्यक्ति कटघरे में खड़ा है, ये बहुत ही गिरा हुआ, दुष्ट और पाखंडी व्यक्ति है योर ऑनर। केडी, ये क्या बोल रहे हो? योर ऑनर, इस केस के प्रारंभ से ये हम सब से झूठ पे झूठ पे झूठ बोलता आ रहा है। नहीं ऑनर, झूठ बोला है तुमने, हम सब से बेवकूफ बनाया है तुमने हम सबको। सूरज, मैंने कुछ बोलो हाँ या नहीं? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। डॉक्टर शानबाग कौन है? डॉक्टर क्या शानबाग, ये सच नहीं है कि तुम पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो और डॉक्टर शानबाग तुम्हारी चिकित्सा कर रहे थे? केडी, ये क्या बोल रहे हो? यही सच है, और आवेश में आकर तुमने अपनी पत्नी की हत्या की और हम सबसे झूठ बोला। नहीं, तुम ही ने किया है ये सब। मैंने नहीं किया ऐसे। तुम ही ने किया है। मैं अपने करियर में कोई केस नहीं हारा, क्योंकि हमेशा सत्य की खोज की है मैंने। तुमने मुझे झूठ के रास्ते पे चला है सूरज। तुम्हारी वजह से मेरे करियर पे दाग लगेगा। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? नहीं बोला। क्यों नहीं बताया कि तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्या हुआ केडी सर? हाँ, पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप?
याद नहीं है ना तुम्हें कुछ सूरज? क्या याद नहीं है? आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछिए ना। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन कुछ ही क्षण के पहले यहाँ जो हुआ, जो घटना घटी, स्मरण नहीं हो रहा है। याद नहीं आ रहा आपको? नहीं, क्या हुआ था यहाँ? मुझे कुछ याद नहीं है। मिस्टर पाठक, ये सब क्या हो रहा है? योर ऑनर, इस केस का ये एक रहस्य है जो मैं अदालत के सामने लाने का प्रयास कर रहा था। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, परिस्थिति से हार कर मुझे अदालत में ये नाटक करना पड़ा। वास्तव में सूरज को एक मानसिक बीमारी है। डॉक्टर शानबाग इस बीमारी की चिकित्सा कर रहे थे। योर ऑनर, इस बीमारी में मरीज के मस्तिष्क पर किसी प्रकार का भी दबाव या जोर या झटका लगे तो मस्तिष्क सुन्न हो जाता है योर ऑनर, और जो घटना घटी है उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी शेष नहीं रहती। ऐसा ही अभी अभी अदालत में हुआ योर ऑनर। मेरे सूरज को धमकाने और डराने के बाद ये इतना क्रोध में आ गए, इनका मस्तिष्क सुन्न हो गया योर ऑनर कि कुछ क्षण बाद ही इन्हें वो घटना याद नहीं रही। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे वो खुद एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हो। योर ऑनर, मैं मनोचिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर शानबाग मेरे गवाह, जिन्हें मैं अदालत में प्रस्तुत करने वाला था, वो इस विषय में विशेषज्ञ है। सूरज की बीमारी की चिकित्सा भी वही कर रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि वो अदालत में आए, हमें इस बारे में बताएं उससे पहले ही उन्हें गोली मारकर अदालत में आने से रोक दिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में इस तमाशे की सहायता लेने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था यार, इसीलिए मैंने जो किया वो किया। एक और बात, सूरज ने संभवतः बीमारी की बात हमसे इस कारण छिपाई क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका में जो इनकी नौकरी लगी है उस पर इस बात का कोई असर पड़ेगा। चलो मान लिया कि सूरज को किसी किस्म की मानसिक बीमारी है, पर इन सब से आपको या आपके मुवक्किल को फायदा क्या? देखिए मिस कामत, हर बात में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता मिस कामत। योर ऑनर, इससे सत्य बाहर आता है, एक संभावना बाहर आती है। उस दिन गाड़ी में जब सोनिया और सूरज जी के बीच जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े के कारण सूरज जी का मस्तिष्क सुन्न हो गया और फिर क्या क्या घटा इन्हें कुछ याद ना हो। और यही कारण था योर ऑनर कि पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार जब ये नाकाबंदी पर पहुंचे और इनकी गाड़ी की चेकिंग चल रही थी, ये बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल शांत थे, क्योंकि इन्हें याद ही नहीं था कि इनकी गाड़ी में क्या घटा है। हाँ, लेकिन केडी, ये भी तो हो सकता है कि झगड़े के दौरान सूरज का माइंड ब्लैंक हो गया और उसी दौरान इन्होंने अपनी बीवी की हत्या की और फिर चुपचाप बैठ के गाड़ी चलाने लगे। और जब ये नाकाबंदी पे पकड़े गए तब इन्हें याद ही नहीं था कि इनकी पत्नी की हत्या इन्होंने स्वयं की है। अच्छा, तो डॉक्टर शानबाग को भी गोली मारी इन्होंने सलाखों के पीछे बैठकर? रियली केडी, गोली तो बाहर से भी मरवाई जा सकती ना, उसके लिए जेल से बाहर होना कोई जरूरी नहीं। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या हुआ था क्या नहीं योर ऑनर, ये जानने का एक सरल तरीका है, सम्मोहन क्रिया, हिप्नोसिस। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप सो रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। आपकी आंखें बहुत भारी हो रही हैं। आप सो चुके हैं। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी डॉक्टर। जिस दिन आपकी पत्नी की हत्या हुई थी, उस दिन गाड़ी में क्या हुआ था? याद करने की कोशिश कीजिए। आप और आपकी पत्नी दोनों गाड़ी में साथ में जा रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था। आप ही गाड़ी चला रहे थे, फिर क्या हुआ? फिर अचानक
सोनिया का फोन बजा। किसका फोन आया था? राजपाल का फोन था। फोन आने के बाद में क्या हुआ? उसका फोन आने के बाद मेरे और सोनिया के बीच में झगड़ा हुआ। बैठ चले तो जान से मार दूंगा। सूरज जा गाड़ी में बैठ। चल चुप जा, गाड़ी में बैठ, मैं गोली मार दूंगा अभी। चल चुप जा, बैठ जा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। चल। और फिर मैंने देखा एक हवलदार मेरी गाड़ी को रोकने का इशारा दिखा रहा है और फिर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मिस्टर सूरज, आप जाग रहे हैं। 3, 2, 1। मिस्टर केडी, कुछ पता चला? बहुत कुछ पता चला सूरज जी, इस बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। पहले ये बताइए कि आपकी पत्नी आपके साथ में उस दिन थी, तो क्या उनके साथ कोई हैंडबैग, लेडीज पर्स इत्यादि कुछ था उनके साथ? हाँ, उस बैग में उसकी ज्वेलरी थी। और आपके अनुमान में मूल्य क्या था ज्वेलरी का? ये तकरीबन 19-20 लाख रुपए की। हम बैंक जा रहे थे वो ज्वेलरी रखने लॉकर में। अगर ये ज्वेलरी चोरी हुई है तो कोई इसे बेचने का प्रयास अवश्य करेगा। ये जो लोग होते हैं जो लूटा हुआ चोरी का माल खरीदते हैं, अपने लोगों से बोल जरा उन पर नजर रखें। 1 मिनट, मुझे याद आया, शायद मेरा ड्राइवर शंकरन, वो ये बात जानता था कि उस बैग में ज्वेलरी थी। अरे सुनिया, इतने सारे गहने किस लिए? ये सारे गहने घर में रखे थे, मैंने सोचा इन्हें बैंक में रख देते हैं। अरे शंकरन, क्या हुआ? सर वो चाबी गाड़ी का। नहीं सूरज जी, लेकिन शंकरन तो आपके साथ गया नहीं था। क्योंकि कुछ ही देर पहले उसके घर से फोन आया था, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो हॉस्पिटल जाना चाहता था, तो वो चला गया। अच्छा, तो शंकरन जी, आपका ये कहना है कि जिस दिन सोनिया कोचर जी की हत्या हुई उस दिन आपको एक फोन आया था ये कहते हुए कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया? जी सर, ये सच है। मेरे भाई का फोन, मेरे घर से फोन आया था, मेरे भाई को बहुत सारा चोट लगा था सर। क्या बात है, अद्भुत। एक ही वाक्य में 3 झूठ बोल दिया। नहीं, क्योंकि उस दिन कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था और आपका कोई भाई ही नहीं है और ना कोई फोन आया था। योर ऑनर, जब हमने शंकरन जी के अतीत की जांच की तो ये पाया कि ये अपने माँ बाप के इकलौते संतान हैं। इनके दूरभाष की सूची निकलवाई तो ये पता चला कि उस दिन उस समय पर इन्हें ऐसा कोई कॉल नहीं आया था। सत्य तो ये है शंकरन जी कि आपको जब पता चला कि सूरज जी अपनी पत्नी सोनिया जी सहित वो बहुमूल्य जेवर लेकर जाने वाले हैं तो लालच पैदा हुआ आपके मन में। आपने बहाना बनाया फोन कॉल का, छुट्टी ली। बाद में रास्ते में साथी के साथ मिलकर आपने इन दोनों पर आक्रमण किया, सोनिया जी की हत्या की और वो जेवर इत्यादि लेकर के आप फरार हो गए। सर, मैं कोई हत्या नहीं किया, मैं किसी का कूद नहीं किया सर। नहीं की तो आप कहाँ थे उस दिन? झूठ क्यों बोला? क्या कर रहे थे उस समय? बोलिए ना, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? सर, जिधर मैं पहले नौकरी करता था उधर मेरे से
क्या एक्सीडेंट हुआ था साहब? एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या लेना देना इसके? उसका केस अभी भी चालू है। अब ये बात मैं सूरज सर को बताता था तो वो मेरे को नौकरी से निकाल देते थे, इसके वास्ते मैं उनको नहीं बताया सर। सर जब भी मैडम का मर्डर हुआ तभी मैं अपना सुनवाई पे था। आपको मांगता है तो रिकॉर्ड में देखने का सर, मैं अक्खा दिन इधर ही था। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। बैठिए आप। योर ऑनर, मैं अफसोस केडी, अफसोस। आपका एक और तीर तुक्का साबित हुआ। वैसे कोशिश आपने बहुत की अपने मुवक्किल को बचाने के लिए, लेकिन हुआ क्या, सिवाय कोर्ट के समय बर्बाद होने के। तो योर ऑनर, मेरी आपसे दरखास्त है कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर सूरज को मुजरिम करार दे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें किसी भी किस्म की मानसिक बीमारी है। इनफैक्ट उन पर तो हिप्नोसिस का कोई असर हुआ ही नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वो एक मौका ढूंढा ताकि सबको अपनी एक मनगढ़ंत कहानी सुना सके, जिससे सबने विश्वास भी कर लिया। जबकि असलियत में ये है कि इस केस का असली कातिल और कोई नहीं मिस्टर सूरज है। मैंने कोई खून नहीं किया है। मतलब मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? जैसा मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, यकीन हो गया कि उसका खून किसने किया है। उसका खून किया है इस राजपाल ने, इसने मारा उसे। और रियली, अगर आपको लगता है कि ये खून आपने नहीं बल्कि राजपाल ने किया है, तो क्यों नहीं आप अपने इतने काबिल वकील से कहते कि वो इस तथ्य को इस कोर्ट में साबित कर सके? नहीं, अगर सत्य है तब तो साबित करूंगा, क्योंकि साबित करना मेरा कार्य। मिस कामत, कहानी में ट्विस्ट है। अब मैं साबित करना तो मेरा कार्य है, लेकिन यहाँ साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योर ऑनर मैं जान गया हूँ कि राजपाल जी वास्तविकता में हत्यारे नहीं हैं। ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिनके अनुसार वास्तविकता में उन्हें कर्क रोग है। अगर शंकरन भी खूनी नहीं है और राजपाल भी खूनी नहीं है और आपके कहने के हिसाब से सूरज भी खूनी नहीं है, then who could be the killer? Who could it be? कहीं आपको मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? अब ये तो सोचने वाली बात कर दी आपने। योर ऑनर, इस समय हत्यारा मेरे सामने खड़ा है। केडी प्लीज, आई एम जस्ट किडिंग। हाँ नहीं, आप नहीं, हटिए ना, वो रहा। योर ऑनर, ये मिसेस सोनिया कोचर के लूटे हुए जेवरातों में से एक अंगूठी बेचने की कोशिश कर रहा था कि हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर मिसेस सोनिया को मारा और उनके जेवरात भी लूटे। सर सदानंद नाम है मेरा। सोनिया जी की हत्या क्यों की आपने? किसी ने पैसे दिए थे साहब। अच्छा, किसी ने करवाया आपसे ये काम? और किसने दिए थे पैसे? पता नहीं साहब, कभी देखा नहीं उसको, हमेशा वो फोन पे ही बात किया करता था। तो ये जो फोन करता था आपको व्यक्ति, वो एक ही नंबर से फोन करता था? किस नंबर से फोन करता था वो? वीडियो नंबर पता लग गया है तेरा, उसका भी। बहुत बात है योर ऑनर, कलयुग है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। वही व्यक्ति है योर ऑनर जो कह रहे थे पिछली सुनवाई में कि सूरज ने कभी भी मुझे अपना नौकर नहीं थी, हमेशा बड़े भाई वाली इज्जत दी और मैं भी छोटा भाई मानता हूँ। दिवाकर जी, कृपया बताइए अदालत को, क्यों मारा आपने सोनिया जी को? कोई बात नहीं, क्यों दें आपको ये कष्ट? वैसे भी कारागार में अधिक कष्ट मिलने वाला है आपको, ये कष्ट मैं ही उठा लेता हूँ। योर ऑनर, इन पर प्रारंभ से ही संदेह था मुझे, उस समय से जिस समय से इनके अतीत में हमने छानबीन की थी और ये पाया कि ये 2 बार गिरफ्तार हो चुके हैं।
क्रिकेट पर जुआ खेलने के आरोप में, किंतु सबूत के अभाव में पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया था। पुलिस ये पता नहीं लगा पाई थी कि इनका जो कारोबार था क्रिकेट पर जुआ खेलने का, ये कहां से संचालित हो रहा था। योर ऑनर, ये उसी बंगले में अपना व्यवसाय चला रहे थे जहां सूरज रहा करते थे। सूरज जी की अनुपस्थिति में सोनिया जी अपनी माता जी के यहाँ चली जाती थी और ये बिना किसी अड़चन के अपना कारोबार चला रहे थे। और जब दिवाकर साहब को ये पता चला कि सूरज जी ने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए भारत में ही रहने का निर्णय लिया है, तब इन्हें अपना ये करोड़ों का कारोबार डूबता हुआ दिखाई पड़ा। तभी इन्होंने निर्णय लिया सोनिया जी की हत्या करने का और उसके आरोप में उनके पति सूरज जी को फंसाने का, ताकि जो बंगला इनका, जिसके केयरटेकर थे आप, रखवाले, पूरी तरह से आपका कब्जा उस बंगले पर हो जाए और आप अपना ये गंदा जुए का व्यवसाय बिना किसी अड़चन के चलाते रहे। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं या नहीं? और डॉक्टर शानबाग, डॉक्टर शानबाग को योर ऑनर, जब हमने कहा कि वो अदालत में आकर गवाही दे, सूरज की बीमारी के बारे में सबको बताए, तब इन्हीं ने गोली मरवाकर उनकी हत्या कर दी ताकि सूरज जी का सच सामने ना आए। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं मैं? योर ऑनर, यह आदमी इतना चालाक है कि इसने सोनिया जी के जेवर तो लूट लिए ताकि हत्या को एक चोरी का भी रूप दिया जाए, किंतु वो जेवर बाजार में बिकने न दिए, क्योंकि ये जानते थे कि जेवरों द्वारा कभी न कभी पुलिस इन तक पहुंच ही जाएगी। इनका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य, योर ऑनर, कि सदानंद की लालच इन पर भारी पड़ गई। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के आधार पर यह अदालत मिस्टर सूरज कोचर को बाइज्जत बरी करती है और दिवाकर चौधरी को गिरफ्तार करके उस पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देती है। केस इज क्लोज। See you next time. थैंक यू किटी सर। बधाई। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा। अरे कैसा एहसान? थैंक यू। माँ जी प्रतीक्षा कर रही है। मैंने फोन दे रहा। हेलो। आप बाबूलनाथ माँ जी हैं क्या? जी वो मंदिर गई हुई है, शाम को 6 बजे के बाद आएगी। कुछ कहना है क्या उनको? नहीं यार, कह देना कि मेरा फोन आया था।